आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। हिंदुस्तान की तारीख मुसलमानों के बगैर अधूरी है। कश्मीर से लेकर केरला तक मुसलमानों की अपनी पहचान है, लेकिन मुसलमानों का मानना है कि आजादी के बाद से वो दूसरे नंबर के शहरी बनते चले जा रही हैं। सच तो ये भी है कि आजादी के बाद से इस मुल्क में कांग्रेस ने ही ज्यादातर हुकूमत की है, मगर मुसलमानों को सियासत के नाम पर मुस्लिम लीडरान को अक़लियत का एक मामूली सा चेहरा बनाकर छोड़ दिया गया, और ये चेहरे भी अपनी पार्टी के तय इतनी वफादारी दिखाए कि वो भूल ही गए कि मुझसे भी किसी समाज को उम्मीद है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के सियासी पसमानदगी का इजहार आज से ज्यादा बेहतर कभी नहीं हुआ होगा, और हुकूमत में इनकी नुमाइंदगी जीरो है, इंतजामिया में इनकी नुमाइंदगी भी बराए नाम ही है, और मुस्लिम नुमाइंदगी में किसी बड़ी तब्दीली के इम्कानात भी नजर नहीं आते हैं। आज बात इसी पर करेंगे कि सियासी मैदान हाशिए पर मुसलमान। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में लोकसभा 2024 के इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई है। हर बार की तरह इस वक्त भी मुसलमानों को इस बात का एहसास हो रहा है कि मुल्क में उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, और हमेशा की तरह उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हिंदुस्तान में मुस्लिम नौजवानों का मानना है कि मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में वो खुद को काफ़ी पीछे पाते हैं, और आज़ादी के बाद से जो भी हुकूमत बनी उसने उनका असल मसाइल के हल का सिर्फ वादा किया, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सका। मुल्क का मुसलमान आज भी ऐसे रहनुमा की तलाश में रहता है जो सेकुलर हो और जो सभी अक़लियतों के साथ साथ मुसलमानों को भी मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनाए। हिंदुस्तान में कई सरकर्दा मुस्लिम तंजीमें भी हैं जिन्होंने तारीखी तौर पर मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन आज़ादी के बाद जो सियासी क़यादत का बहरान पैदा हुआ था वो आज भी दिख रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक कई मुस्लिम सियासी पार्टियां भी वजूद में आई, लेकिन वो वक्त से पहले ही दम तोड़ चुकी। मौजूदा वक्त में पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी की सियासी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी एक्टिव नजर तो आती है, मगर इस पार्टी पर भी बीजेपी की बी टीम का इल्जाम लगातार लगता रहा है। मुसलमानों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, जो हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए बेहतर नहीं है। केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की सियासी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अपनी रियासत तक ही महदूद है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद से अब तक 7 मुस्लिम सियासी पार्टियों ने जन्म लिया, जिसमें डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी की मुस्लिम मजलिस पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, डॉक्टर मसूद की नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी की यूपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मौलाना आमिर रशादी की राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने भी किस्मत आजमाई, मगर मुसलमानों ने एक सिरे से ऐसी मुस्लिम सियासी पार्टियों को खारिज कर दिया। ऐसे में हिंदुस्तान के माहिरीन का कहना है कि मुल्क की मुस्लिम क़यादत अवाम के दरमियान जाकर उनमें ये एतमाद पैदा करने में नाकाम रही है कि वो उनकी शनाख्त के अलावा वो उनके समाजी और माशी मसाइल को भी अहम समझती है, और हुकूमत हिज़्ब इख्तलाफ की जानिब से मुस्लिम अपीजमेंट के इल्ज़ाम के डर से मुसलमानों के लिए वो सब नहीं कर पाई जिसकी वो नीयत रखती थी। दिल्ली से जी मीडिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। तो जब जब चुनाव आता है, लेकिन जब चुनाव आता है, मुसलमानों को लेकर खबरें तो बहुत आती हैं, अखबारों की जीनत भी बनती हैं मुसलमान, लेकिन क्या सियासी तौर पर वो इतने मजबूत हो पाए हैं या आज़ादी के बाद से आज तक वो ये जद्दोजहद कर रही हैं? हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगे। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब AIMIM स्पोक पर्सन, डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब बीजेपी स्पोक पर्सन, अब्दुल रज़्ज़ाक खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट और रत्नाकर सिंह साहब सीनियर कांग्रेस लीडर मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे है, 9 साल आपने कंप्लीट किए हैं हुकूमत में, लेकिन मुसलमानों को लेकर मेरा सवाल आपसे, ऐसा लग रहा है कि मौजूदा वक्त में मुसलमानों के वोट की कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि सियासी तौर पर मुसलमान किस तरीके से हाशिए पर जा रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। एक भी मुस्लिम वजीर आपकी मौजूदा कैबिनेट में नजर नहीं आता है, आखिर क्यों? लगता है शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इसका जवाब मैं दानिश कुरैशी साहब आपसे लूंगे। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं
वोट तो मुसलमान अब बीजेपी को भी दे रहे हैं या दीगर जमातों को भी दिए हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुस्लिम अब और ज्यादा, ये जमात और ज्यादा हाशिए पर खिसक रही है? देखिए, आजादी के बाद जिस तरीके से हालात बने तो ठीक है, लेकिन बनाए गए वो बहुत चालाकी के साथ मुसलमानों की लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं खत्म किया गया। और आप देखिए किस तरीके से, जैसे पसमानदा की बात की जाए तो हमारे पास पसमानदा जो हुकूक हमको कॉन्स्टिट्यूशन से मिले थे, उस पर उन्होंने नोटिफिकेशन लगाकर उस पर बैरिकेड बना दिया ताकि हम उस पर तरक्की ना पा सके। वही हालात हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो का भी रहा। तो इस तरह से आप देखिए, जब जब जहां जहां मौका लगा तब तब हर वक्त की सरकारों ने मुसलमानों को हाशिए पे धकेलने के लिए कुछ बाकी नहीं छोड़ा। सवाल ये है कि अब इसके खिलाफ जो पूरा मामला है, ये तो हो गया मुसलमानों को हाशिए पे ले जाने की बात, लेकिन अब तो इससे बढ़ चढ़ कर अब जो चीजें सामने आ रही हैं, एक तरीके से मतलब एक प्रकार का एक धर्म के ऊपर पूरा वो बनाया जा रहा है। और उसी तरीके का शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के, तो खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो खुले तौर पे धर्म को लेकर जो आधार बनाने की राजनीति है, वो तो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इन सारी चीजों से हमेशा से ये मुसलमानों को पीछे साइडलाइन करते गए। हर दौर में सेक्युलरिज्म के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों का वो किया गया, क्रिटिसिज्म किया गया, पॉलिटिसाइज किया गया, सॉरी उनको वो किया गया कट टू साइड, ताकि हम तरक्की ना पा सके। हम देखिए किसी माशरे में हम कहीं बाकी नहीं बचे। आज पूरे देश के अंदर में आप देखिए कि केंद्र में जो सरकार है, इनके पास एक तरीके का कैबिनेट लेवल का कोई बंदा नहीं है जिसका वो किया जा सके। सवाल ये है कि आखिरकार सरकार में इस तरीके के लोग जो बैठे हैं, या डेमोक्रेसी का जो पूरा फीलिंग आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में अब और ज्यादा। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, ये सूखा क्यों है कैबिनेट के अंदर? कोई एक मुस्लिम वजीर नजर नहीं आता है, आखिर इस तरह की चीजें क्यों? देखिए शबनम, बहुत सारी चीजें हैं। इस टाइम पे कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हुआ करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस टाइम पे लीडर्स नहीं है हमारे वो। और मुसलमानों की जहां तक बात की जाएगी और सरकार में रहने की बात की जाएगी, इसके लिए मुसलमानों की एक सोच, एक मुसलमानों का आगे आना और ये देखना कि सरकार मुसलमानों के लिए क्या काम कर रही है, कहाँ पे क्या काम हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमानों का जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ, ज्वाइन करना शुरू हुआ, आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी में अगर पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज में मुसलमानों को अच्छी पोजीशंस के ऊपर रखा गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक आप सेंटर की बात करती हैं, पार्लियामेंट हाउस की बात करती हैं, राज्यसभा की बात करती हैं, हाल ही में राज्यसभा से भी जम्मू कश्मीर में से एक हमारे इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को राज्यसभा मेंबर लिया गया। तो सरकार के लिए सभी वर्ग के लोग, सभी समुदाय के लोग एक समान हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमी मुसलमान लोगों की रहती है, मुसलमान अवाम जो जम्मू हिंदुस्तान का है उनकी रहती है कि कौन सी पार्टी को कब ज्वाइन करना है, क्या करना है। बहुत सारे इश्यूज रहते हैं लोगों के। मुझे लगता है तारीख गवाह है कि आजादी के बाद से बहुत सारी जो है मुस्लिम जमातें, सियासी जमातें बनी, लेकिन हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो सेकुलर जमातों के साथ गया। यानी कि जो उसने यकीन किया हिंदुस्तान के मुसलमान ने, वो सेकुलर जमातों के ऊपर यकीन किया। बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका नाम मैं गिना सकती हूँ। कितनों को यहाँ पर कितनी मजबूती मिली है? कांग्रेस को मजबूती मिली, सेकुलर जमात के साथ हिंदुस्तान का मुसलमान क्या है। रत्नाकर सिंह साहब, आपके दौरे इक़्तिदार में कहा जाता है कि 55 साल आपने हुकूमत चलाई, लेकिन मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा भला आप भी नहीं कर पाए। 80 के दशक में जब गोल्डन पीरियड था कांग्रेस का, उस वक्त मुसलमानों की पहचान क्या बनी? टाट के पर्दे, गंदी जो बस्तियां हैं, गलियां हैं, वो मुसलमानों की पहचान बनी। शबनम जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी को समान रूप से देखती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और सभी के लिए काम किया है। कभी भी फर्क नहीं किया है कि हमारा हिंदू भाई है, ये मुसलमान भाई है, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, इनको कम प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस तरह की भावना लेकर कांग्रेस पार्टी ने कभी काम नहीं किया। इसलिए तो बार बार जो है सत्ता पक्ष हमारे ऊपर आरोप भी लगाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती है। लेकिन हम जितना सोचते हैं अपने हिंदू भाइयों के लिए, उतना ही मुसलमान भाइयों के लिए सोचते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। देखिए शबनम जी, हमेशा हमने, जब यह चुनाव हुआ हो या संगठन की बात हुआ हो
या मंत्री पद देने की बात हुआ या समाज में प्रतिनिधित्व देने की बात हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया है। मुसलमानों को भी उतना ही प्रतिनिधित्व दिया है, वैसे ही समान रूप से जितना हिंदुओं को और दूसरे धर्म के लोगों को दिया है। अभी कर्नाटक में ही ले लीजिए, जब शुरुआत में 7 मंत्रियों ने शपथ लिया था, उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर मुस्लिम हमने बनाया। अभी आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, जब हमने सीटें दी तो हमने उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कम से कम 32 मुसलमानों को हमने चेहरा बनाया। हम आज मुंबई में जहां मैं रहता हूं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 4 विधायक हैं हमारे, और 4 विधायक में 3 विधायक जो है वो मुसलमान चेहरे हैं। तो मुसलमानों के लिए या दलितों के लिए या हिंदू भाइयों के लिए, सारे लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी सोचती है और एक समान रूप से देखती है। और ये देखती है कि समाज में कहीं पे भी इन भाइयों के साथ जिनको भारतीय जनता पार्टी अलग थलग करना चाहती है और दोयम दर्जा देना चाहती है, उनके साथ अन्याय ना हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ी नजर आती है। चाहे कोई भी मामला उठाकर आप देख लीजिए, चाहे आप हिजाब बैन का मामला उठाकर ले लीजिए, चाहे अभी देखिए आपने अमेरिका में किस तरह से राहुल गांधी ने कहा, मुस्लिम लीग के ऊपर जब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ऊपर जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने कितनी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती है कि हम जो है भेदभाव नहीं करते हैं धर्म के आधार पे, हम समाज में उनको भी प्रतिनिधित्व देते हैं। जो आंकड़े हैं ना, वो परेशानी पैदा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चौंकाते हैं कि आजादी के बाद से मुसलमान जो है अभी तक अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। सरकारी नौकरियों की अगर बात मैं करूं तो ये अब तक तो आपकी जबानों पर भी ये आंकड़े रट गए होंगे कि सरकारी नौकरियों में आजादी के कुछ वक्त तक तो 38% जो है मुसलमानों की हिस्सेदारी नजर आती है सरकारी नौकरियों में, जो धीरे धीरे घटकर 1% पर आ गई है। मेरा सवाल यहां अब्दुल रज़ाक खान साहब आपसे है, आपको लगता है कि कोई एक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदारी का सेहरा आज किसी के ऊपर नहीं बांध सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रोड मैप नहीं है। सबसे पहले हमारा अपना डेटा क्या है ये हमें नहीं मालूम है, हमारा सोशल स्टेटस क्या है, हमारा पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आज हमारा एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ये हम लोगों को खुद पता नहीं है। हमारे यहाँ कोई एक सिंगल लीडर नहीं है, लीडरशिप नहीं है। हाँ, मुख्तलिफ अलग अलग मुस्लिम पार्टियां हैं, एक तरफ से बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, एक तरफ से ओवैसी साहब हैं, लेकिन इन पर मुसलमान कभी भरोसा कर ही नहीं सकता। मैं देखिए कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं एक हिस्ट्री को उठा करके आपको बता रहा हूं कि ट्रेडिशनली इस मुल्क का मुसलमान कभी एक ऐसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा जो मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी थी। मुसलमान को ये लगा कि सिर्फ मुस्लिम पार्टीज के साथ जुड़ने से आजादी से लेकर आज तक भी सेक्युलर पार्टीज के भरोसे अलग अलग बिखर गया, अलग पार्टीज के ऊपर भरोसा करने लगा। आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर उनका वोट डिसाइसिव है, मतलब मुस्लिम वोट डिसाइड कर सकता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन लीडर जीते। ऐसे हालात में चंद मुसलमानों को लगा कि हमको समाजवादी पार्टी का सपोर्ट, चंद मुसलमानों को लगा कि बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट, यहां पर बिखर गए। आप गुजरात की बात ले लीजिए, चंद ने कांग्रेस का भरोसा किया, चंद लोगों ने आम आदमी पार्टी का भरोसा किया। अब उसी चीज को आप कर्नाटक में देखिए, जिस तरीके से एक दबाव हो गया था मुसलमानों के ऊपर, एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बना करके रख दिए थे। छोटा सा एक दंगा होता है, यूएपीए एक्ट 150-200 लोगों पर लगा दे रहे। ऐसा जब जुल्म होने लगा तो मुसलमान को लगा कि नहीं, अब हम लोग कुछ करना है। तो ये कोई उलमा ने, कोई लीडर ने, किसी ने नहीं कहा कि सब लोग एकजुट होकर के आप एक पार्टी को वोट करें। तो मुसलमानों को लगा कि अगर जेडीएस का सपोर्ट करें तो कल के दिन हो सकता है कि जेडीएस बीजेपी के साथ जाकर के जुड़ जाए। तो इसके लिए मुसलमानों ने ये कोई मसाजिद में अपील नहीं हुई, अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि कांग्रेस को वोट करिए। अलबत्ता पिछले इलेक्शन में 2018 में यह बात कही गई कि मुस्लिम्स यूनानिमसली कांग्रेस को वोट करेंगे, लेकिन इस दफा किसी ने नहीं कहा, कोई आलिम ने नहीं कहा, कोई बड़े लीडर ने नहीं कहा, फिर भी मुसलमानों ने एकजुट होकर एक तरफा वोटिंग की। तो इसके नताइज आपके सामने हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम मुसलमानों को चाहिए कि जब बात कौम मिल्लत की आती है तो मुख्तलिफ अलग अलग पार्टियों से हटकर कौम के लिए, मिल्लत के लिए, जैसे अलग अलग मज़ाहिब में लोग जुड़ जाते हैं, ऐसे मुसलमानों को भी जुड़ना चाहिए। अब हमारे यहाँ आप उठाकर जमीयत उलमा हिंद ले लीजिए, इसके अंदर 2 शाखें, एक इनकी जमीयत, एक उनकी जमीयत। मिल्ली काउंसिल ले लीजिए। इस तरीके से हम लोग हर बार बढ़ते गए।
ये हमें सबक सिखाने के लिए शायद ऊपर के ये फरमान है कि आज आप जो भी देख रही हैं, भले वो हिजाब का छोटा सा मसला हो या बुलडोजर चलाने का बड़ा मसला उत्तर प्रदेश का हो, ये हमारे ऊपर अजाब। हमारा खुदा एक है, हमारा कलमा एक है, हमारा किबला एक है। हम लोग मस्जिद में कोई तफरीक नहीं करते, जैसे ही मस्जिद के बाहर आ गए अरे ये वो है, ये है। तो हमें लीड करने के लिए ये जो बड़े बड़े तंजीमें हैं, भले वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, भले जमीयत उलमा हिंद हो, मिल्ली काउंसिल हो, जो बड़े बड़े तंजीमें हैं, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, बस एक मिसाल के लिए नाम ले रहा हूँ कि ऐसे बड़ी बड़ी तंजीमें जो 100 साल पुरानी। सवाल ये भी पैदा होता है ना अब्दुल रज़ाक साहब कि प्रजातांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था आखिर क्यों होनी चाहिए? क्यों जो मुसलमान हैं यहाँ पर 14% से ज्यादा, उनको क्यों यह एहसास नहीं होता है कि जो तमाम जो बहुसंख्यक हैं उनके साथ जिस तरीके की सहूलियात उन्हें दी जा रही है या बर्ताव किया जा रहा है वही बर्ताव उनके साथ भी होगा? ये सवाल मेरा डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब आपसे है। क्यों ये यकीन इन 9 सालों में आप पैदा नहीं कर पाए हैं? क्योंकि जब जब हमने देखा है, अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात करें तो केरला तक सिमट के रह जाती है। अगर हम यहाँ पर AIMIM की बात करें तो हैदराबाद से बहुत ज्यादा इनका रसूख बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आता है। आम आदमी पार्टी जो कि सेकुलर जमात है, इसके साथ ही आपको बता दो आम आदमी पार्टी दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के आवाम के ऊपर किस तरीके से वोट हासिल करती है, यहाँ सत्ता में आती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी यहाँ पर 15 सालों बाद वो तारीख रकम करती है। गुजरात के अंदर 5 सीटें हासिल करती है। लेकिन आज के दौरे इख्तिदार में मौजूदा वक्त में मुसलमानों को राष्ट्रभक्ति का भी सबूत देना पड़ रहा है। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जो धार्मिक उनकी आजादी है वो कहीं ना कहीं खतरे में, और इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। देखिए शबनम, हिंदुस्तान में मैं कहूँगा मुसलमान जो हमारी पॉपुलेशन है, मुसलमान जो हमारे भाई हैं, सबसे बड़े अगर किसी चीज़ से हम लोग जूझ रहे हैं तो वो एजुकेशन सिस्टम से है। जब तक हम लोग अपने आने वाले यूथ को, अपनी जनरेशन्स को इस चीज़ से बाहर नहीं एजुकेशन में नहीं लाते, सिस्टम में नहीं लाते, मुसलमान आगे नहीं आ सकता। मुसलमान को, पूरे हिंदुस्तान को भी, मैं सुन रहा था बहुत सही कह रहे थे, एक होना पड़ेगा ताकि जो भी सरकारें हों, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी और अलायंस की सरकार हो, उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जो हिंदुस्तान का 20 से 25 करोड़ जो मुस्लिम वोट है, ये जिस तरफ जाएगा ये सरकार में बहुत चेंजेस ला सकता है। लेकिन बदकिस्मती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं, उनका सिस्टम जानता है कि मुसलमान को कहाँ तोड़ना है, कैसे इस्तेमाल करना है। मुसलमान को उस ढंग से इस्तेमाल किया जाता है और मुसलमान उस चीज में इस्तेमाल होता भी है, आज तक होता रहा है। चाहे देखिए, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारें चलाई हो, चाहे किसी और पार्टी ने चलाई हो, सभी ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। और अगर जमीनी सतह पे उनको कोई चीज देने की जब बात आई तो उनको नहीं देगी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 5 साल के बाद फिर जाएंगे, इनसे लुभाने वादे किए जाएंगे। और ये लोग ऐसे लोग हैं कि आधे उस तरफ चल पड़ेंगे, आधे उस तरफ चल पड़ेंगे, और जो 25% हो गए उस तरफ चल पड़ेंगे। सवाल ऐड कर रही हूँ, जवाब दीजिएगा, इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। बीएसपी के साथ मुसलमानों का वोट जाता है, समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमानों का वोट जाता है, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ मुसलमानों का वोट जाता है। जो मुस्लिम तंजीम है उनको छोड़ दीजिए, जो मुस्लिम जमात है उनको छोड़ दीजिए। क्या बीजेपी सेकुलर जमात नहीं है? क्यों मुसलमान यकीन नहीं कर पा रहे? देखिए मुस्लिम समाज को देखिए, आपकी अगर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जब वोट लिया तो मुस्लिम समाज ने भी वोट दिया। लेकिन मेरी बात आपको समझोगे, जब भी मुस्लिम समाज के ऊपर दिल्ली में कोई बात आई तो मुझे नहीं लगता केजरीवाल साहब ने उसके ऊपर कोई बयान दी। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। हर कोई अपनी सियासी दुकान चलाना चाहता है, लेकिन मुसलमानों को इस्तेमाल करके। मुसलमान बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उनको अपनी एकता दिखाने के लिए, एक होने के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और जब तक ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, और हमें अपना एजुकेशन सिस्टम, अपनी बस्तियों के हालात, आपने सही कहा, हिंदुस्तान में आप किसी एरिया से जाते हो, जब सबसे गंदी बस्ती आती है जहां पे आपको मुर्गे दिखाई देंगे, बकरियां दिखाई देगी, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि इस बस्ती में कौन लोग रहते हैं, पता चल जाएगा कि इस एरिया में मुस्लिम लोग रहते हैं। इन्होंने अपना स्टैंडर्ड को खुद डाउन किया है, और मुझे लगता है इतने साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए, अगर आज भी मुसलमान तरक्की नहीं कर पाया तो किस दौर में जाके हम लोग तरक्की करेंगे। इसलिए मुसलमानों के बीच में जाने की जरूरत है। जो हमारे मदरसे हैं, जो हमारे इमाम हैं, उनके बारे में सोचने की जरूरत है कि उनकी सोच, उनका विजन भी उस लेवल का होना चाहिए कि मुसलमानों को तरक्की की राह पे लेके जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे भी हम कमजोर हैं। मौलाना लोग भी हमारे उस स्टैंडर्ड के होते हैं मदरसों में, मस्जिदों में, कि जो अपनी घर की रोटियां सेकने के लिए अपनी मदरसों का ऑडिट उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन वहां इस तरह की कोई परेशानी या कोई दिक्कत, इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई जिसका आप हवाला दे रहे हैं। आसाम के अंदर जो है
मदरसे जो सरकारी अनुदान से चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया है, प्राइवेट मदरसे अभी भी चल रहे हैं। मदरसों को लेकर क्यों सियासत? देखिए शबनम, उन चीजों में भी कमजोरी है तो ये चीजें बंद हो रही है ना। जब आप प्रॉपर ढंग से किसी चीज को नहीं चलाओगे, प्रॉपर ढंग से उस चीज को हैंडल नहीं करोगे, उसका एफिलिएशन नहीं कराओगे, उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा, उसके सारे पेपर वर्क असम के अंदर सरकारी अनुदान से जो 6000 मदरसे चल रहे थे उन्हें बंद किया गया। आज भी तो मदरसे चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे मदरसे? वो मदरसे चल रहे हैं जिनका सारा सिस्टम ठीक है, लेकिन वही मदरसे बंद हुए जिनके ऊपर वैसी चीजें थी, वैसे इश्यूज थे। वो सरकार ने एक्शन किया, वो लेना भी चाहिए था। कहां से? असम के अंदर 28% मुसलमानों की आबादी है और असम के अंदर जो मदरसे सरकारी अनुदान से, मैं बार बार इस शब्द को जोड़ रही हूं, सरकारी अनुदान से जो मदरसे चल रहे थे उनको बंद किया गया है, प्राइवेट मदरसे वहां चल रहे हैं। तो सरकार क्या मैसेज देना चाहती है, खासकर असम की सरकार? हेमंत बिस्वा शर्मा अपने बयानों को लेकर वैसे ही तल्ख अंदाज को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। मेरा सवाल है यहाँ पर AIM से है, दानिश कुरैशी साहब, आप दम भरते हैं कि भाई आप मुस्लिमों के रहनुमा है, लेकिन मुस्लिम आप पर भी यकीन नहीं करता है। जो बयान आप देते हैं उनको सुना तो बहुत जाता है, लेकिन वोट बैंक में तब्दील नहीं होता है। आखिर क्यों? आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। देखिए, इलेक्शन की हार और जीत एक अलग बात है। रहती बात कि हम ईमानदारी से अपनी बात आवाम के सामने पेश करते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट का जो रिजल्ट जो आता है इलेक्शन के बाद, वही फाइनल माना जाएगा। ये समझने की सवाल ये है कि हमें विश्वास करते हुए कहाँ कमी रही, उसकी हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, तो कोई दो राय नहीं थी। बट अल्टीमेटली आवाम को इसमें जुड़ना पड़ेगा, जब तक वो समझेंगे तभी ये सारा मामला बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डिफेंस की बात कर रही है, तो मैं आपको कहता हूं कि छोड़ दीजिए आप जितने भी सेक्युलर और नॉन सेक्युलर या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप एक तरफ छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि देश का इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्यों फोकस नहीं करता कि भाई अगर इतना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लेकर इतनी सारी परेशानियां हैं तो ये इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दी जाते कि भाई इस तरीके की एक जो पूरी कम्युनिटी है इनका रिप्रेजेंटेशन में इजाफा किया जाए। इस पर कोई ठीक है, दानिश साहब आपके पास आऊंगे, ऑडियो आपका चला गया है। रत्नाकर जी, मेरा सवाल आपसे है, ऐसे जो जानकार हैं वो मान रहे हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं उनका प्रभाव, उनका असर बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा वक्त में कभी ट्रिपल तलाक का मुद्दा, कभी मदरसों का मुद्दा, कभी हिजाब का मुद्दा, कभी सिविल कोड का मुद्दा, यूनियन सिविल कोड, जबकि ये कहता है कि आप जो कमीशन है वो ये कहता है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, बावजूद इसका इस तरह की चीजें हो रही है, आपको क्या लगता है? शबनम जी, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले 9 साल में जो है परिस्थितियां देश की जो है काफ़ी मुश्किल भरी रही हैं और विशेष तौर से जो है मुसलमान समुदाय जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है या दोयम दर्जे की जो अनुभूति हो रही है उनको, और उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। ये निश्चित रूप से ये चीज़ें देखने को मिल रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जो है विरोध किया है और सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का काम किया है। आपने देखा होगा कि देश में जो नफरती जो एक माहौल बन गया था और अभी भी माहौल जो ये बनाने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उस नफरती माहौल के खिलाफ, आपने देखा राहुल गांधी किस तरह से 4000 किलोमीटर के लगभग उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की थी जिसमें सबको साथ में लेकर चलने की बात कही थी और सारे समाज को एकजुट रहने की बात कही थी, प्रेम सौहार्द सद्भावना की बात कही थी उन्होंने। तो कांग्रेस पार्टी उसमें सत्य अहिंसा और प्रेम में विश्वास रखती है, लेकिन कहीं न कहीं पिछले 9 सालों के दौरान जो ये कट्टरपंथ के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है, उन्मादी बनाया जा रहा है। आप देख लीजिए अभी भी महाराष्ट्र में क्या हालत है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति जो देवेंद्र फडणवीस काफी सीनियर बीजेपी लीडर है, वो कहते हैं कि औरंगजेब के औलादों को के मालिकों को जो है हम ठिकाने लगा देंगे। तो इस तरह की बयानबाजियां आप जो समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आप दर्शाना चाहते हैं? ये तो मैं एक उदाहरण की बात कर रहा हूँ। आप अगर कर्नाटक के इलेक्शन चुनाव की ही बात ले लीजिए, जब वहां पे प्रधानमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति अगर वहां के लोगों को आह्वान कर रहा है, खुले मंच से आह्वान कर रहा है कि आप जो है धर्म विशेष के धर्म
विशेष के भगवान का नाम लेकर के और जो है आप वोट दीजिए, जय बजरंग बली बोलकर वोट दीजिए, तो आप जो है दूसरे समुदाय के लोगों का कितना बड़ा हितैषी बनेंगे, ये आज बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। उसका कारण यही है कि सबसे ज्यादा जो ठीक है, महाराष्ट्र का आपने जो मुद्दा उठाया उस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी अब्दुल रज़ाक साहब से। अब्दुल रज़ाक साहब, औरंगजेब का जब पोस्टर लहराया गया एक उर्स की रैली के दौरान, क्या वो जरूरी था? आपको नहीं लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है? वो झुकसाने की कोशिश हुई, उसके बाद रिएक्शन हुआ, लेकिन हाँ, सियासी जो लीडरान है उनका इस बिहाफ पर बयान देना कितना सही है? जो कसूरवार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, हम लोग कोई सेकेंड क्लास सिटीजन्स नहीं है इस देश के अंदर। सबसे पहली बात मुसलमानों को यह समझना चाहिए, और जो भी सवाल कर रहे हैं उनको भी यह समझना चाहिए कि सवाल हमसे नहीं, सवाल उन लोगों से पूछा जाए जो लोग आज हमको औरंगजेब की औलाद कह रहे हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं कि हाँ बेशक हम औरंगजेब की औलाद है। ये गोडसे की, सावरकर की औलाद हमको सवाल करने का इतना हक कैसे रख सकती है? हमारा किरदार कितना रहा आजादी की लड़ाई के अंदर? ये लोग तो बुज़दिल कहीं छुप कर बैठ गए थे। मर्सी पिटीशन का लास्ट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगी, उसके अंदर लिखा था कि हम आई विल रिमेन योर ओबीडियंट सर्वेंट एंड दिस वाज रिटन टू द क्वीन, जो गुलाम बनने की बात कर रहा था। और मैं आपसे मुखबिरी करूंगा, जो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है उसको मैं लेकर आके आपके सामने पेश करूंगा। आज ये लोग हमको सवाल करने वाले हो गए। अगर इतनी ही इनके अंदर बेशर्मी की भी एक हद होती है, लेकिन जो लोग कब्रों में दफन है वो हमारी रहनुमाई नहीं कर सकते हैं ना अब्दुल रज़ाक साहब। जो लोग कब्रों में दफन हो चुके हैं वो हमारी रहनुमाई नहीं कर सकते हैं। आज के लीडर को हमें आज ही चुनना होगा। सुनिए ना, आज के लीडरों को चाहिए कि इनके मुंह पर तमाचा मारने के बराबर बताए कि किंग अशोका भी उस वक्त पर तलवार ऐसे चलाए थे, अपने सगे भाइयों का कत्ल किया था, लाखों लाखों लोगों का कत्ल किया था, फिर भी उनका अशोका चक्र आज हम एम्बलम पे क्यों लगाते हैं? आज औरंगजेब के ऊपर औरंगजेब की औलाद कह देना आसान है, लेकिन उसके बाप के बनाई गई रेड फोर्ट के अंदर खड़के हम लोग आजादी का तिरंगा लहराते। उसके बाप की बनाई हुई इमारत पे औरंगजेब हमारा लीडर नहीं है, मुसलमानों का लीडर नहीं है औरंगजेब, और उसकी क़यादत में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। औरंगजेब को लेकर बहस क्यों? इस जमीन की हिस्ट्री उठा करके देखिए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, और जो सवाल कर रहे हैं बुज़दिल, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? जो कंट्रीब्यूशन उन लोगों ने 300-400 साल पहले दिया था, उसका मुआवजा आज की सरकार भी खा रही है। मैं क्या कह रही हूं चौधरी साहब, ताजमहल, ठीक है, औरंगजेब के बाप ने बनवाया था। ताजमहल से कितना पैसा आ रहा है? दुनिया भर से आप कोई भी गेस्ट को लेकर के आते हैं, पहले ताजमहल के सामने खड़ के आप फोटो खिंचवाते हैं। अरे भाई, आप औरंगजेब को लेकर क्यों अभी साथ चल रहे हैं? ना तो आपकी वो क़यादत कर रहे हैं, तारीख का वो एक हिस्सा रहे हैं, उनको तारीख का हिस्सा रहने दीजिए। मौजूदा वक्त में उन्हें अपना लीडर क्यों बना रहे हैं आप? आपको एक सोच को डेवलप नहीं करने की जरूरत है क्या? मैं फिर वही कह रही हूँ कि क्या औरंगजेब कब्र से निकलकर क्या हमारी लीडरशिप कर रहे हैं, हमारी क़यादत कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं? क्यों इसे मुद्दा बनाया जा रहा है? एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे है, मुसलमानों की क़यादत की और उनकी अभी इस वक्त सूरत हाल की अगर बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, इन तीनों ग्राउंड पर मुसलमान पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग की हम बात करते हैं, लेकिन मुसलमान भी इस वर्ग में आने से बहुत ज्यादा अब दूर नहीं रह गए हैं, ये कहें कि लगभग इसके नजदीक ही आ गए हैं। वो कैसे? एक रिपोर्ट का मैं हवाला दे देती हूँ। गरीबी रेखा से नीचे की जो पॉसिबिलिटीज थी मुसलमानों की, वो 26% से बढ़कर 31% होती जा रही है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। सामाजिक तौर पर मुसलमान दलितों से भी पिछड़े हुए हैं, और एजुकेशन के तौर पर वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। एजुकेशन के आंकड़े बताते हैं, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की, एससी 4% से ज्यादा का सुधार हुआ है, एसटी में 11% से ज्यादा का सुधार हुआ है, ओबीसी में 4% का सुधार, और मुस्लिम तो 8% की गिरावट पर आ गए हैं हायर एजुकेशन में। चौधरी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे, हाँ देखिए शबनम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि मुसलमानों का जो हालात हैं हिंदुस्तान के बद से बदतर हैं। ये चीज़ें मुझे लगता है कि बार बार हम हर प्रोग्राम में कहते हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा ग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत है हम सब लोगों का। मुझे लगता है अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से हटके हम लोगों की, क्योंकि जितने भी लोग पैनल पे बैठे हैं
अपने अपने एरिया में इनका एक नाम होगा, एक पोजीशन होगी, एक आवाम इनको वहाँ का लोकल आवाम जानता होगा। मुझे लगता है हम सबको काम करने की जरूरत है, क्योंकि कब तक हम मदरसों के ऊपर उंगली उठाएंगे, इमामों पे उंगली उठाएंगे, क्योंकि ऐसे वो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। सरकार जितनी मदद कर सकती है सरकारें मदद करती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनके रहन सहन का तरीका, उनकी और इश्यूज, मैं कहता हूँ हेल्थ इश्यूज हैं, उनके बच्चों के, उनके बुजुर्गों के हेल्थ इश्यूज हैं। ऐसे ऐसे मुस्लिम्स हैं जिन्होंने आज तक आधार कार्ड नहीं बनाए हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है। देखो ना, हिंदुस्तान कब से आजाद हो चुका, लेकिन ये लोग उस कैटेगरी के लोग हैं, आज भी उन हालात में रह रहे हैं। और कोई भी क्राइम होगा आपको मुसलमान का नाम पहले नजर आएगा। क्यों आएगा? बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है हम सब लोगों की मॉरल ड्यूटी बनती है, जितने भी मुस्लिम समाज के लोग पढ़ के कुछ बन के जब ऊपर आ जाते हैं, कुछ तो जो निजी तंजीमें हैं वो इस तरह के काम कर रही हैं वेलफेयर के, जो आप यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो मजबूत प्लेटफॉर्म है वो सरकार की तरफ से मुहैया होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, सरकार अपनी जगह पे काम कर रही है, सरकार आज भी काम कर रही है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना, आपने कहा कि बहुत सारी एनजीओ काम करते हैं, ठीक है, वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी गिरावट होती जा रही है, पीछे जाते जा रहे हैं। देखिए, एससीज आगे जा रहे हैं, एसटीज आगे जा रहे हैं, ओबीसी आगे जा रहे हैं, और जो भी कैटेगरीज हैं, ओबीसी, आरबीए, एएलसी, जितनी भी हिंदुस्तान की कैटेगरीज हैं, ये लोग आगे निकल रहे हैं, कुछ कुछ परसेंटेज तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम समुदाय पीछे होता जा रहा है। इसके लिए एनजीओ अपना काम करें, सरकार अपना काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं चौधरी साहब, इस साल का जो अकलियतों का बजट है ना, अकलियतों में मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है, 5000 से घटाकर 3000 के आसपास कर दिया गया है अकलियतों का बजट। ये मैं बता रही हूँ आपको। इसके साथ साथ कई स्कीम्स बंद कर दी गई हैं। आप कह रहे हैं जिस ग्राउंड को मजबूत करने की, और हवाला ये दिया गया कि लास्ट ईयर जो बजट दिया गया था वो खर्च ही नहीं हो पाया। तो जब बजट खर्च ही नहीं हो पाया और ये तबका इतना पिछड़ता हुआ जा रहा है, तो फिर कैसे मॉनिटरिंग हो रही है? देखो 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 शबनम, इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ। आप सही कह रही हो कि बजट खर्च नहीं हो पाया, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कौन लोग उन डिपार्टमेंट्स में थे, कौन लोग इन चीजों को हैंडल कर रहे थे, क्यों ऐसा हुआ। देखिए, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और सिस्टम ठीक करने के लिए आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, जितने पैनल पे बैठे हैं, हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर हम लोग आगे नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने लोगों के लिए आने वाले टाइम पे हम किसी को जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे कि हमने अगर अपने लोगों के लिए काम नहीं किया। ये पराये लोग नहीं है, हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है अगर हम लोग सच्चे दिल से, एक ईमानदारी से अपनी सियासी पार्टियों की लाइन को छोड़ के, उससे हटके भी अगर थोड़ा अपने इन लोगों के लिए के बारे में सोचें, एक एक स्टेप आगे बढ़ें, तो कहीं ना अगर हम एक बच्चे को भी आगे किसी एजुकेशन सेक्टर में आगे लेके आए, तो मुझे लगता है हम लोगों की कामयाबी होगी। वरना आने वाला टाइम हिंदुस्तान में जो मुसलमान समुदाय इस तरह के लोग हैं, जो मैं कहता हूँ ओबीसी, एससी, एसटी से भी हट के नीचे जा चुके हैं, दलित से भी नीचे जा चुके हैं, उन लोगों को बाहर लाना बड़ा। आप कह रहे हैं कि हर एक शख्स को अपनी मॉरल ड्यूटी जो है वो निभानी होगी, और इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए या जो पैनल में जो लोग हैं उनके जरिए इस बात को आगे ले जाया जाना चाहिए। सदन के पटल पर इस बात का जिक्र किया गया है, जो लोग वहां नुमाइंदगी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए हैं दीगर चीजों को लेकर, लेकिन क्या हालात रहे हैं, क्या तब्दीलियां हो रही हैं? जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ये और ज्यादा परेशान करती है। दानिश कुरैशी साहब, मैं अपनी बात कह रहा था, लेकिन बीच में ऑडियो बंद हो गया। मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहली बात क्या है। देखिए, यहाँ सरकार से बचने की जो वो उपाय किए जा रहे हैं ना, वो प्रॉब्लमेटिक है। मैंने पहले भी कहा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, कभी भी नहीं होती, ताकि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मजबूत हो सके। वो नहीं होता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो वहां भी कोई किस तरीके की कोई सुनवाई नहीं है कि कोई सुओ मोटो लिया जा सके, या मुसलमानों का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से सरकार और पॉलिटिक्स जो बनाकर खा रही हैं उनको रोकने की कोशिश की जाए। मेरे ख्याल से अदालतों पर सवाल उठाने से पहले आप अपनी दलीलों को कितनी मजबूती के साथ रखते हैं, इसका होमवर्क करने की जरूरत नहीं है क्या? की तो बात कहाँ है। देखिए, सुनिए मेरी बात, अगर सच्चर कमेटी का रिपोर्ट यहाँ है, दूसरी और बहुत सारी कमेटियां जो निकली हैं, अब तक जो हालात बने हैं, अभी आपने जो जिसका जिक्र किया हायर एजुकेशन के ऊपर जो हमने बात की, ये सारी चीजें तो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई हैं। ये आने के बावजूद भी अगर आप सरकार की अगर आंख नहीं खुल रही, तो फिर आप क्या मतलब किससे हम दलील करें? क्या हम प्राइवेट एनजीओ जितने हैं उनके ऊपर डिपेंड हो जाए? क्या हम हमारे घर के खर्च? हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो अगर फुलफिल नहीं करती, इंटेंशनली नहीं करती, तो फिर इसका रास्ता क्या है? ठीक है, अब्दुल रज़ाक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी आऊंगी आपके पास। मेरे अजीज दोस्त दानिश कुरैशी साहब यहाँ बैठकर इतनी बातें कर रहे हैं, मुझे एक बात ये कहनी थी कि देखिए, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहती है तो इससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, लेकिन चंद देश के मजबूर मुसलमान ओवैसी साहब की तरफ आंख उठा करके देखते हैं। अब ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं, हर जगह पर जहां पर ये अपने नुमाइंदे खड़ा करते हैं, देखिए ये तलखीन नहीं है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ पॉलिटिकल कैलकुलेशन का सवाल कर रहा हूं कि एक बैरिस्टर को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि जहां भी हैदराबाद से हटकर के ये बाहर किसी भी एक स्टेट में जहां पर इनके नुमाइंदे खड़ा करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कैंडिडेट जो सेक्युलर पार्टी से खड़े हुए होते हैं उनके अगेंस्ट में ले जाकर के अपने कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। इससे मुस्लिम वोट स्प्लिट नहीं हो जाता? क्या ओवैसी साहब को बैठकर ये नहीं अपने आप को अलाइन कर ले ताकि उस जगह पर जहां पर भी ये जो अपने नुमाइंदे खड़ा करेंगे, अदर पार्टीज की सपोर्ट से भी इनको जीत हासिल हो सकती है। सिर्फ AIMIM जहां पर इनके कैडर तक नहीं होते। और देखिए ये इल्जाम ये खुद अपनी पर्सनल आप बीती है, मैं देखा हूं ग्राउंड पे, मैं जाता हूं हर जगह, मैं देखा हूं ग्राउंड पे इनके बूथ एजेंट्स नहीं होते, लेकिन वहां पर से ये गुजरात के भुक्तभोगी रत्नाकर सिंह साहब यहाँ पर आऊंगे, दानिश आपके पास आऊंगे। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसके भुक्तभोगी यहाँ पर रत्नाकर जी हैं। गुजरात के अंदर 9% के आसपास मुस्लिम आबादी थी, लेकिन भाईजान ने वहां पर भी अपना सियासी दांव खेला और एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए। क्या कहेंगे रत्नाकर जी? देखिए शबनम जी, बिल्कुल एकदम सही बात कहा इन्होंने कि आज जो है मैं दोनों पार्टियों की बात कर लेता हूं। देखिए समाज में सिर्फ एक धर्म के ठेकेदार एक पार्टी बनती है, जो भारतीय जनता पार्टी धर्म का ठेकेदार बनती है, दूसरी है MIM जो समुदाय विशेष की राजनीति करती है। अगर ये कहीं पे भी जाते हैं तो ये समाज को एकदम से बांटने का काम करते हैं, और जिसका खामियाजा जैसे कांग्रेस पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है, जिसको सभी समाज के साथ जुड़ी हुई है और सभी समाज का वोट लेती है और उसको वोट से जीतती है। अगर कहीं पे इसका जो भी ये ध्रुवीकरण करते हैं, चाहे औरंगजेब का मामला हो, चाहे हिजाब का, मीट बैन का, लाउड स्पीकर का, ये सारे मामलात हैं जितने, तो इससे फायदा सीधा जितना ये ध्रुवीकरण करेंगे, सीधे से फायदा जो भारतीय जनता पार्टी को जाती है। रही बात MIM की, वहां पे जहां पे भी ये खड़ा होते हैं तो निश्चित रूप से ये डैमेज जो है कांग्रेस पार्टी को करते हैं और बी टीम की भूमिका निभाते हैं। आपने गुजरात का उदाहरण दिया, बिहार भी एक ज्वलंत उदाहरण है। बिहार में इन्होंने बहुत सारे सीटों पे इन्होंने वोट काटे, जिसकी वजह से बहुत कम मार्जिन के साथ JDU हुआ या RJD हुआ या कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट वहां पे हार गए। तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आप मुस्लिम हितैषी है या इस तरह की पार्टी जो है मुस्लिमों का नुकसान कर रहा है। और मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि ये उस पार्टी से जुड़ रहे हैं क्या जो कि बीजेपी को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं जिस पर चिंता करने की बात हुई है। रही बात जो आप बता रहे हैं कि हालात मुसलमानों के दिन प्रतिदिन जो है बदतर होते जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम मैं एग्री हूं इस बात से। और राहुल गांधी जी ने भी कहा, अभी अमेरिका में जब उनसे प्रश्न पूछा गया मुसलमानों के हालात के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के शासन में आज मुसलमान जो है वो 80 के दशक के जैसी हालत हो गई है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये चीज कहा। और हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ सैम पित्रोदा से भी जब बात कही गई, रोजगार के बारे में, मंदिर के बारे में पूछा गया, 370 के बारे में पूछा गया, अगर तो कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी है या आप कहते हैं कि आप सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं, तो जो अकलियतों का बजट कम किया गया, सदन के पटल पर असदुद्दीन ओवैसी ने यह मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस इससे पीछे क्यों रही? रत्नाकर जी, आप एक बार फिर से पूछिए। मेरा सवाल यह है कि अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों के हितैषी है कांग्रेस पार्टी, ये सेकुलर पॉलिटिक्स करती है, असदुद्दीन ओवैसी अकलियतों का जो बजट कम किया गया उसका मुद्दा सदन में उठाते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। नहीं, देखिए क्यों, हम सारी चीजें जो है बजट कम करने का निश्चित रूप से सदन में हो सकता है, नहीं कोई बोला हो, लेकिन ये सारी चीजें जो संज्ञान में है और हम इसका चर्चा भी संज्ञान में है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस भी इस तरह के मुद्दों को उठाने से क्या बच रही है? क्या यहाँ बहुसंख्यक की राजनीति में अल्पसंख्यकों का नाम लेने से कांग्रेस घबरा रही है? रत्नाकर जी, इसका मैं जवाब आपसे लूंगी, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द हाजिर होंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
आज के सर्वे में हमने पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सियासी मैदान में हाशिए पर है। इस सर्वे में लोगों ने 91% लोगों ने माना है हाँ, जबकि यहां 9% लोगों ने नहीं माना है। रत्नाकर जी, ब्रेक पे जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए और सर्वे पर बता दीजिए। जी, निश्चित रूप से देखिए शबनम जी, आज जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, एक समुदाय विशेष की राजनीति जिस तरह से करती है और उस समुदाय का धर्म के ठेकेदार का जो तथाकथित ठेकेदार बनती है, निश्चित रूप से उसमें दूसरे समुदाय को दरकिनार करने की जो है कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी जब भी रिजर्वेशन हटाने का काम की थी और यहीं पे मोदी जी कहते हैं पसमानदा मुसलमानों का हितैषी बनने का काम करते हैं और दूसरी तरफ रिजर्वेशन हटाने का काम करते हैं। इसका जवाब मैं बीजेपी से लूंगी, लेकिन अपने सवाल का तो जवाब दीजिए सर। सदन में क्यों नहीं मुसलमानों के हितैषी आप नजर आते हैं? नहीं, ये तमाम मुद्दे हैं जो छोटे से लेके बड़े मुद्दे हैं। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा शबनम जी, जब अमेरिका में ये प्रश्न पूछा गया कि आज मुसलमानों के हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और 80 के दशक जैसा हो गया है, तो इसमें तमाम चीजें आ जाती हैं। हम समाज के प्रति जो है विदेशी सरजमी पर मुसलमानों के हितैषी, लेकिन अपने देश में सदन के पटल पर मुसलमानों से परहेज है, ये भी हमने देखा है। चौधरी साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो सर्वे हमने कराया है, इस सर्वे में 91% लोगों ने माना है कि मुसलमान जो हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान सियासी मैदान पर हाशी पर है, और आप एक गुलाम नबी खटाना को दिल्ली भेजकर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। देखिए शबनम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुसलमान वाकया में पीछे है, हकीकत में पीछे है, लेकिन इसके बारे में मुसलमान लीडर्स को पूरे हिंदुस्तान में लीडर्स की कमी नहीं है, लेकिन लीडर्स को खुद सोचना होगा, खुद समझना होगा कि आगे कैसे निकलना है, कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है। देखिए, जब एक मुसलमान कहीं पे इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसके ऑपोजिशन में 3 खड़े कर दिए जाते हैं, 4 खड़े कर दिए जाते हैं, 5 इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, क्योंकि जिसका जिस एरिया में थोड़ा दबाव होता है उसको इंडिपेंडेंट खड़ा करवा दिया जाता है। किस लिए? कि वो जो एक नेशनल पार्टी का या रीजनल पार्टी का लीडर है उसको हराने के लिए। तो ये चीजें मुसलमान लीडर्स को खुद सोचनी होगी, खुद समझनी होगी। अगर ये चीजों से मुझे कहता परहेज किया जाए, इन चीजों से बलदियाती इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के आपने मुसलमानों को टिकट दिया और जीत कर भी आए, लेकिन ये जो बदलाव है, हृदय परिवर्तन, ये जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन होते हैं, उसमें नजर क्यों नहीं आता है? या लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें नजर क्यों नहीं आता है? अब्दुल रज़ाक साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, पता नहीं किस मुंह से या किस तरीके से आज मुसलमान बीजेपी की हिमायत में बात कर सकता है। ये नफरत पसंद पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि ये मुसलमानों को टारगेट करे हर जगह पर। आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी के अंडमान निकोबार तक भी चले जाइए, इनका टारगेट ये है कि ये मुसलमानों को टारगेट करेंगे। ये औरंगजेब, टीपू सुल्तान ऐसे इश्यूज उठाएंगे, सावरकर की एक महिमा करेंगे, फिर ये लोग हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीजों के लिए मैं देखिए, एक तरफा ये नफरत पसंद हुकूमत है, बावजूद इसके एक हफ्ता पहले हमारे एनआईआरएफ के रेटिंग्स आए, प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो रेटिंग्स है, इसके अंदर माशाअल्लाह 3 बड़े मुस्लिम ओरिएंटेड कॉलेजेस के नाम है टॉप 10 के अंदर। बहुत खुशी की बात है। आज आप यूपीएससी के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स उठा करके देखिए, तकरीबन 30 to 50 मुस्लिम्स हर साल पास हो रहे हैं माशाअल्लाह। इसके अलावा आप एमबीबीएस का पास रेट देखिए, मुसलमानों का अच्छा खासा एक तरक्की हो रही है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि कोई सच्चे दिल से इस कौम के लिए लीड करने वाले सामने आ जाए। नेशनल लेवल पर एक लीडरशिप मुसलमानों के लिए बिल्कुल वो काबिल कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्थ में आप देखिए, नॉर्थ इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी किसी एक और पार्टी के साथ अलायंस में हो सकती है, लेकिन साउथ में उसके खिलाफ हो सकती है। साउथ में अलायंस में हो सकती है, नॉर्थ में खिलाफ हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी तंजीमें जो हमारे मुल्क में ऑलरेडी है, ये तंजीमें ये बेड़ा उठाएं कि स्टेट लेवल पर मुसलमानों को क्या हिदायत देना है। आगे चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के इलेक्शन है। जिस नफरत की बात अब्दुल रज़ाक साहब ने यहाँ पर कही है, बलदियाती इलेक्शन का जिक्र मैंने किया है, बीजेपी ने किस तरीके से यहाँ पर जीत का परचम लहराया है, इसके साथ साथ असेंबली इलेक्शन जब हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर ही,
उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वहां भी तकरीबन जो वोट बैंक है वो स्विंग होता हुआ नजर आया था। मुसलमानों का बीजेपी के साथ गया था, तकरीबन 8% के आसपास रहा। देखिए, मैं तो सबसे पहली बात कहूंगा कि कांग्रेस सबसे पहले तो 1950 में जो नोटिफिकेशन पसमानदा के लिए उन्होंने लागू किया था, उसके लिए पहले तो देश से माफी मांगे, क्योंकि पसमानदाओं के लिए जो हालात उन्होंने बनाए वो सारा सब कुछ खत्म कर दिया, जो नुकसान उन्होंने इतने 70 साल में पहुंचाया है, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरे नंबर की बात, वो बात कर रहे थे कि ओवैसी साहब की या हमारी पार्टी की परेशानी क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये बताइए, वायनाड में आप वहां अमेठी से निकले तो क्या ओवैसी साहब के लिए परेशानी थी? बताइए। तो वहां ओवैसी साहब लड़ रहे थे, वायनाड छोड़ के हम भागे तो क्या ओवैसी साहब की वजह से लड़ रहे? गुजरात की अगर आप बात करते हैं तो गुजरात में 150 सीटें आई कांग्रेस की और AIMIM से भी 12 सीटों पे थी। आप मुझे ये बताइए कि 280 सीटों में से इनके पास 15-20 सीटें नहीं जीत पाए, और तो उसके लिए क्या ओवैसी साहब बताइए, ये 12 सीटों के अलावा बाकी की सारी सीटें किस तरह हार गई कांग्रेस? बताइए, इसका कोई जवाब है? उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी आपकी कांग्रेस की वजह से वहां हार गए। प्रॉब्लम क्या है आपका? क्योंकि आप सत्ता के नाम पर जब आ जाते हैं, उसके बाद सबसे पहला काम सेक्युलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का जो पॉलिटिक्स करते हैं, उससे प्रॉब्लम है। हम हमारी कोशिशें कर रहे हैं, इस कोशिश में वक्त लगेगा। देखिए, ये जो अभी जो लोग इख्तिदार में हैं, ये ऐसा नहीं है कि आजकल आए और इख्तिदार में बैठ गए, वक्त लगेगा। लेकिन आप लोगों ने 70 साल में जिस तरह से मुसलमानों को जो पसंदीदा का आलम बनाया है, मुझे लगता है कि इससे निकलने के लिए वक्त लगेगा, थोड़ी कोशिशें करने की जरूरत है। ठीक है, रत्नाकर जी जवाब दे दीजिए। शबनम जी, प्रश्न मेरे से है? बिल्कुल, रत्नाकर जी जवाब दीजिए। जी सवालों के बाण आपकी तरफ छूटे हैं। हाँ। देखिए, निश्चित रूप से हम अपना काम करते हैं, जनहित में जो काम रहते हैं उन मुद्दों को उठाते रहते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। आपने देखा कि कर्नाटक में भी किस प्रकार जो है सारे मुसलमानों का जो है सपोर्ट हम लोग को मिला और वहां पे हमने कितनी बड़ी जीत हासिल की। तो इनके कहने मात्र से सिर्फ ये नहीं हो जाता है कि जो है हम वोट के लिए सब करते हैं। अगर वोट के लिए ही करते तो सिर्फ कांग्रेस को इतना बड़ा समर्थन जो है मुसलमान कर्नाटक में नहीं देता। और मैं पूछना चाहता हूँ भाई से जो मेरे बैठे हैं यहाँ पे, आप मुसलमानों के कितने बड़े हितैषी हैं? आपने मुसलमानों के लिए क्या काम किया है? 5 काम गिना कर जरा दिखा दीजिए आप, तो समझ जाए। आप सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं। कोई समाज में आप उनके साथ खड़े रहते हैं जो हिंसा फैलाने के लिए काम करता है। अरे आपको तो हमेशा से निंदा करनी चाहिए कि समाज में सौहार्द की भावना बना के चलने वालों के साथ चलना चाहिए। आप अभी कह रहे थे कि हम औरंगजेब की औलाद हैं। अरे ये क्या बात हुई? औरंगजेब जो चला गया, आज की परिस्थितियों में अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो दूसरे समाज की भावनाएं आहत होंगी। आपको निश्चित रूप से इस तरह का बयानबाजी इस तरह से सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए। और अब्दुल रज़ाक साहब ने ये बात कही थी, दानिश कुरैशी साहब ने नहीं, अब्दुल रज़ाक साहब ने ये बात कही थी। पॉलिटिकल चेहरा नहीं दिख रहा है इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी भाई ने ये बात कही थी। सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें जो है बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। देखिए, हर समुदाय का कोई भी धर्म है, जाति है, कोई भी, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन दूसरे का अपमान करने का ठेका नहीं लेना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी करती है उसको करने दीजिए, बेशक जनता उसको सबक सिखाएगी, लेकिन आपसे गुजारिश है मेरी इस तरह से बैठ करके सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें न कहें जिससे कि दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और मैं ऐसा भी कहूंगा, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो यात्राएं निकालती है, चाहे रामनवमी का यात्रा हो, चाहे हनुमान जयंती हो, यात्राओं में जिस तरह से भगवा मस्जिद के ऊपर फहराने का काम करती है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों की निंदा करती है। उसी प्रकार निंदा पर करती है जिस प्रकार की उस जुलूस में कुछ जो है चुनिंदा लोग जो है औरंगजेब का फोटो लहराते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि भावनाओं को भड़काने का और लोगों का रिएक्शन नहीं लेना पाऊंगे, इसके लिए माजरत चाहती हूँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा में जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने दिया। लेकिन हमने एक सर्वे कराया था जिसके मुताबिक हमने एक सवाल पूछा था उस सर्वे में कि क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सियासी मैदान में हाशिए पर है? इस सर्वे में लोगों ने कहा है, 91% लोगों ने हाँ कहा है और 9% लोगों ने नहीं माना है। दीजिए इजाजत, आदाब।